डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्यूशन टेक के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कशन हो गया है ऑलरेडी। आज हम जो है कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखे गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके है, इसलिए जिस क्वेश्चन को भी यहाँ समझाया जाएगा उसका अलग ही पैटर्न होगा। आपको वन बाई वन क्वेश्चन समझाए जाएंगे, वन बाई वन पैटर्न समझाया जाएगा, आपको इसको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करके हम समझाते हैं कि किसी किसी आर्टिकल की वैल्यू पहले 10% बढ़ती है, उसके बाद 10% घटती है। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर 10% किसी की वैल्यू बढ़कर और फिर 10% घटकर ओवरऑल अगर जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि 0% जो है इंक्रीमेंट हुआ या 0% डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ रिजल्ट कुछ अलग तरीके का है। तो एक क्वेश्चन हम समझाते हैं, उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे। आप ये देखिए, जैसे कि कोई किसी का कोई प्राइस जो है वो 100 रुपी है, क्लियर, 100 रुपी है। उसके बाद 10% अगर इंक्रीज हो जाता है तो 110, 10% 100 का कितना होगा, 10 है ना, 10, 10% इंक्रीज होके 110 का हो गया, क्लियर। उसके बाद उसी अमाउंट पर वैल्यू 10% कम हो जाती है, इंक्रीज होने के बाद फिर क्या होगा, कम होती है। तो इसका 10% निकालेंगे, कितना होगा, 11। अब 110 से 11 कम करेंगे तो 99 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 10% कम होना। तो फाइनली क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू 100 की थी वो 99 की हो गई। तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज हुआ आपका फाइनल ओवरऑल डिक्रीज, डिक्रीज हुआ आपका 100 माइनस का 99 1। अगर हम डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो डिक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100 यानी 1%। खैर, आप मैं क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश की है, जब भी किसी की x% वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके बाद x% डिक्रीज होगा तो ओवरऑल जो डिक्रीज ही परसेंटेज होगा, ओवरऑल जो होगा वो डिक्रीज ही होगा। क्लियर स्टूडेंट, कितना डिक्रीज होगा, x% डिक्रीज होगा। खैर, जैसे अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को मैं ने समझाया कि 10% इंक्रीज होने पर, 10% डिक्रीज होने पर ओवरऑल 1% का डिक्रीज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम। अगर इसको फॉर्मूले पर लेके आए हम डायरेक्ट, अगर किसी की वैल्यू 20% इंक्रीज होती है, जैसे इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो अगर हमें x% पहले इंक्रीज किया हमने, फिर x% डिक्रीज किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डिक्रीज ओवरऑल डिक्रीज परसेंटेज इक्वल होगा x² अपॉन 100, x² अपॉन 100। यानी कितना था 10%, 10%। इस क्वेश्चन की बात करें, 10% इंक्रीज हुआ और 10% डिक्रीज हुआ, तो x² अपॉन 100 इन x इंटू एक्स अपॉन 100 यानी 1% का शॉर्ट में आपने डिक्रीज हुआ। और एक क्वेश्चन आपको एक यहाँ पर करके दिखाते हैं, कोई वैल्यू अगर आपकी 20% इंक्रीज होती है फिर 20% डिक्रीज होती है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला करके ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इक्वल होगा, क्योंकि x इंटू एक्स का मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 100, यानी आप देखेंगे तो 4% ओवरऑल डिक्रीज होगी। 4% ओवरऑल डिक्रीज का मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू जैसे 100 की थी तो 99 फाइनल रही, तो एक का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ। डिक्रीज परसेंटेज हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। खैर, ये क्वेश्चन समझ में आया। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले हमने वैल्यू 10% बढ़ाई थी, उसके बाद हमने 10% कम की। हम थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं, पहले डिक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज करते हैं, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, फिर देखते हैं वो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई फर्क तो नहीं है। खैर, पहला हमारा कोई आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, वो 100 रुपी है, 10% पहले हमने क्या करा, डिक्रीज किया। जब इसका 10% डिक्रीज करेंगे आप, तो 100 का 10% कितना हुआ बेटा, 10 है ना, 10 हुआ। तो डिक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी होगी, 90 की। अब इसका 10% इंक्रीज करना है हमें, कितना करना है, इंक्रीज। तो 90 का 10% कितना हुआ बेटा, 9। तो 9, 90 प्लस 9, फाइनल वैल्यू 99। अभी भी आप देखेंगे कि 100 से 99 हो गया, अभी डिक्रीज कितना हो रहा है, 100 माइनस का 99 यानी कितना, 1। इसलिए डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, 1 अपॉन इनिशियल यानी 100 इंटू 100 यानी अभी भी 1%। ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, चाहे कोई इनिशियल वैल्यू फर्स्ट डिक्रीज हो और देन इंक्रीज हो, या पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, ओवरऑल डिक्रीज ही होती है।
और डिक्रीज कितना होगा, या तो आप सॉल्यूशन इस तरीके से करें या डायरेक्ट फॉर्मूला करें। अगर मैं आपसे कहूं कि 10% इंक्रीज होके 20% डिक्रीज होती है, तब ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, आप इसी मेथड से करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। क्योंकि पहले किसी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू है उसको आप इंक्रीज करेंगे, उसके बाद फिर डिक्रीज करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, अगर सेम वैल्यू है x% से इंक्रीज होती है और x% से फिर डिक्रीज होती है, या x% से इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, या पहले डिक्रीज होती है बाद में इंक्रीज होती है, तो ओवरऑल x² / 100 वाला फॉर्मूला लगा के ओवरऑल डिक्रीज निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में आया। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर जो है समझाते हैं। फिर से मैं आपको शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ। सर ने कहा अगर कोई भी किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट अगर 20% बढ़ती है या 20% पहले डिक्रीज होती है, बाद में क्या होती है, यहाँ पर क्वेश्चन में यह है कि डिक्रीज हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ इंक्रीज होता, वाइस वर्सा, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? या तो पहले इंक्रीज हो बाद में डिक्रीज हो, सेम वैल्यू यानी 20% है तो 20% इधर। अगर सेम नहीं है तो उसका सॉल्यूशन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्लियर? जिस तरीके से इसको मैंने आपको समझाया कैसे करते हैं कि पहले 20% इंक्रीज करेंगे फिर उसी का 20% इंक्रीज करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी आर्टिकल को 20% इंक्रीज करने पर उसके बाद देन अगेन इंक्रीज, तो पहले 20% इंक्रीज करके वैल्यू निकालेंगे फाइनल, फिर उसको इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल चेंज देखेंगे, तो वहां चीजें अलग हो जाएंगी, वो आसान है। क्लियर? वहां ट्रिक फॉलो नहीं होगी, एक सिस्टमेटिक है। जैसे आप कोई 100 रुपए का कोई कॉस्ट है किसी आर्टिकल की, उसके बाद हमने 10% इंक्रीज किया तो 110 की हो गई, फिर 10% इंक्रीज किया 121 की हो गई, तो यहाँ कितना परसेंट ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 21 हुआ, क्योंकि 100 से 121 चलेगी तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 21, तो 21% इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? ऐसी डिक्रीज निकालेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन वहां, ये जो सर समझा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, ये वही एप्लीकेबल है जहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू, चाहे वो 20% हो या x% हो या 10% हो या 2% हो, सेम इंक्रीज होगी और सेम डिक्रीज होगी, या सेम डिक्रीज होगी देन सेम इंक्रीज होगी, तो वहां पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर? लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहीं पर करा के आपको दिखाऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मैं यही बदल दूंगा, पहले इसको समझिए आप। तो कहता है कि आपका 20% इंक्रीज हो रहा है और 20% आपका डिक्रीज हो रहा है, तो सर ने समझाया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेकिन आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं आपको। पहले वो सिस्टमेटिक जिस तरीके से हमें चीजें करना चाहिए, एक शॉर्ट ट्रिक। क्लियर? तो अब मान के चलती है हमने अभी देखा कि किसी की कॉस्ट प्राइस क्या है, वो भी 100 रुपये एग्जाम्पल के तौर से हमने ले लिया, 100 है। क्लियर बेटा? अब हमने पहले 20% क्या करा, इंक्रीज किया, तो जब हम 20% 100 का इंक्रीज करेंगे तो 20 होगा बेटा, है ना? और फिर फाइनल कितना हुआ? 120। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब हमने क्या करा, 120 का ही 20% डिक्रीज किया, तो हमारी कितनी वैल्यू हो रही है? 24, है ना बेटा? 24। अब 24 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ? 96। तो फाइनली वैल्यू क्या हुई? 100 से 96 पर आ गई। इसका मतलब ओवरऑल डिक्रीज कितना हुआ? 4। इसलिए ओवरऑल डिक्रीज परसेंटेज कितना हुआ? 4 अपॉन इनिशियल इंटू 100, यानी 4% डिक्रीज हुआ। आंसर क्या हुआ आपका? ए। क्लियर? अब आइए हम शॉर्ट ट्रिक पर। सर ने कहा था डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के डिक्रीज परसेंटेज इक्वल x² अपॉन 100, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है, 4% डिक्रीज। क्लियर? मुझे लगता है समझ में आ गया ना बेटा? क्लियर? अच्छा, ये चीजें हमें जहां भी हम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आपकी कैलकुलेशन आपके करने तक ही महदूद नहीं है। मतलब आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है, वहां पर आपको टाइम की वैल्यू देखना है कि किसी क्वेश्चन को हमें 1 मिनट या 1 मिनट से पहले करने की आदत होना चाहिए। तो जहां हम ट्रिक फॉलो करके अपना टाइम बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये इस मेथड से आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे एज कम्पेयर टू दैट वन। क्लियर बेटा? तो ये बहुत सारे, हर क्वेश्चन में हम ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते, बट जहां जहां अगर हम फॉलो कर सकते हैं वहां हमें करना चाहिए। क्लियर बेटा? चलिए, अगर इस क्वेश्चन को सर थोड़ा बदलते हैं। क्लियर? जैसे द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%, फिर सर यहां पर इंक्रीज कर देते हैं, एंड देन अगेन, ऐसे बोलेगा ना, देन अगेन इंक्रीज
20%, अगेन इंक्रीज बाई 20%। क्लियर बेटा? क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आर्टिकल, ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन अगेन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, ये दोबारा से जो है फिर से इंक्रीज होगी, तब आप ये फॉर्मूला आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्लियर? तब आप इसी तरीके से करेंगे जैसे क्या हुआ है। कैसे करेंगे मैं करके दिखा रहा हूं आपको। तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होगा वो जितना भी होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, आप इसको ऐसे करेंगे। अब कितनी भी वैल्यू आए, तो हमने क्या करा, देखा बेटा CP 100 एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है, एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है ऐसे क्वेश्चंस में आप 100 लें। 100 है, लेट किया हमने, वैल्यू है नहीं 100 बट माना हमने 100 है। हमने क्या करा बेटा, जब इसको 20% इंक्रीज किया तो CP का 20% यानी 20 हो गया, तो फाइनली कितना हुआ, फिर 120 का आर्टिकल हो गया। फिर हमने 20% इंक्रीज कर दिया, अब कितना हुआ, पहले आपका इंक्रीज होके 120 हुआ, तो 120 का 20% यानी 24, तो कितना हुआ बेटा 144। भाई 120 का हो गया था ना, अब 24 और ऐड कर दीजिए, 144 का आर्टिकल हो गया आपका। कहां से, 100 से 144 हो गया, तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ बेटा 44 ओवरऑल इंक्रीज। ये डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड करेगा क्या हो रहा है। तो ऐसी ओवरऑल इंक्रीज कितना करेगा 44, इसलिए ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ बेटा 44 अपॉन इनिशियल इंटू 100, कितना 44% इंक्रीज हुआ। ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। आप इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज करने को इस तरीके से कर सकते हैं, बट इनमें से एक फॉर्मूला सिर्फ ये लग सकता है जब आप इक्वल करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? इट्स ओके, एग्जाम्पल समझा दी, कोई प्रॉब्लम किसी को? स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपने देखा होगा कि जैसे आप अक्सर हम ऐसे कंपेयर करते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन में देखा होगा कि मेरी उम्र जो है वो किसी से 2 टाइम्स है, या आई एम 2 ईयर मोर देन टू समवन, इस तरीके से आपने देखा होगा कि मैं किसी से 2 साल बड़ा हूं, या रामेश किसी से 2 साल बड़ा है, आपने देखा होगा इस तरीके। लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हम ऐसे करके बात करते हैं कि रामेश जो है वो सीता से 10% ज्यादा उसकी उम्र है। क्लियर? तो बात करते हैं कि सीता की उम्र कितनी परसेंट है। तो जो बच्चे अगर इस चीज को समझ नहीं पाते वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ये समझ लेते हैं कोई चीज 10% अगर किसी से ज्यादा है तो वो 10% किसी से कम होगी डायरेक्टली। जैसे मैं कहूं कि मैं मेरी उम्र 10% किसी से ज्यादा है तो उसकी उम्र 10% कम होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। क्लियर? मैं इसको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा और आपको इसके बाद फिर ट्रिक समझाते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है। पहले आप इसको बकायदा समझिए कि किस तरीके से चीजें जो है होती है सिस्टमेटिक, फिर शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल के तो समझिए आप, रामेश की एज जो है वो, रामेश यहां पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पहले समझा रहे हैं सर। रामेश जो है वो 150%, इसकी एज की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, रामेश की सैलरी है जो 150% मोर देन है किसके, सीता के। ठीक है बेटा, सीता की सैलरी से रामेश की सैलरी जो है वो कितनी है, 150% मोर देन है। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 150% ज्यादा है तो सीता की फिर कितनी कम है, कम कितनी है, तो बच्चे डायरेक्ट आंसर करेंगे 150% कम है। क्लियर? ऐसा नहीं है, इसको हम करते हैं उसके बाद देखते हैं किस तरीके से। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको देखा कि सीता की हम जो सैलरी है उसको एक्स मानते हैं। क्या करते हैं, सीता कितने हैं, एक्स है, इसलिए रामेश की कितनी होगी सैलरी, एक्स तो होगी और एक्स का 150% बेटा। क्लियर? 150%। सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपका 3x अपॉन 2 और उसके बाद एलसीएम लेंगे 2x अपॉन 3x 5x अपॉन 2, ये है, ये रामेश की सैलरी है 5x अपॉन 2, और सीता की कितनी थी, x, ये हमने लेट किया। क्लियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हमने देखा जो सीता की, अब सीता की कितनी कम है, तो पहले कम देखेंगे, सीता की कम है ना, जाहिर सी बात है, सीता x है और ये 5x अपॉन 2 है, तो सीता की कितनी कम हुई, कम हो रही है, लेकिन कितनी कम है, सीता की कम है क्योंकि हमेशा ज्यादा से कम घटाते हैं ना, कम है और माइनस का x, तो सीता की अगर कैलकुलेट करेंगे हम
तो 5x माइनस 2 यानी 3x अपॉन 2 इतनी कम है। क्लियर बेटा? सीता की ये है सैलरी, अगर हम देखें, सॉरी सैलरी तो x उसकी लेकिन इतनी कम है। तो ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है 3x अपॉन 2, ये क्योंकि कंपेयर किससे करना है, कम करना है ना, तो हम देखेंगे ए से कितनी कम है। तो हम मान लेंगे कि सीता की जो सैलरी है जो भी इक्वल किसके, रामेश का मतलब 5x अपॉन 2, 5x अपॉन 2 के परसेंट है, यानी जो सैलरी है जो कम हुई है वो किसके कंपेयर में कम हुई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे। अभी आपको इस तरीके समझाता हूं, फिर एक तरीका और समझाते हैं सर। जो सीता की सैलरी है वो x है, लेकिन सीता कम कितनी है, 3x अपॉन 2, यानी डिक्रीज जो है वो किसके कंपैरिजन में है, 5x अपॉन 2 का के परसेंट है। जो डिक्रीज परसेंटेज है, डिक्रीज तो हो रही है, ये तो श्योर है, लेकिन डिक्रीज जो है वो ए की सैलरी का के परसेंट है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? क्योंकि ए से तो बात चल रही है कि वो ए से कितनी कम है, तो हमने समझ लिया कि जो कम है वो ए का के परसेंट है। समझ में आ रही बात? एक्स हमने इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एक्स यहाँ चल रहा है, के एल एम और कुछ वेरिएबल ले सकते हैं हम। स्टूडेंट समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, क्या करना चाह रहे हैं? सैलरी उसकी कम है, सीता की कितनी है, 3x अपॉन 2 है, लेकिन ये जो कम सैलरी है वो ए के कंपेरिजन में कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया के परसेंट है। के परसेंट को हमने के अपॉन 100 लिखा, ठीक है बेटा। 100 सॉल्यूशन करेंगे, एक्स से खत्म हुआ, 5 से ये वाली वैल्यू खत्म होती है, 2 से 2 खत्म होता है, तो के इक्वल आता है हमारा 60, यानी के इज अ 60%। आप सॉल्यूशन करेंगे, के जो है वो 60% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीता की जो सैलरी है वो रामेश से 60% कम है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? आप देखिए कितना, किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है, जबकि रामेश की सैलरी 150% मोर देन है सीता से, और सीता की सैलरी जो कम है वो 60% कम है। ये इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको ये लाइन थोड़ी समझ में नहीं आई हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिक्रीज कितना हुआ सीता का डिक्रीज ये है, और आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, 5x अपॉन 2 इंटू 100। भाई आप यहाँ इनिशियल मत लिखिए, आप बच्चे गलत कर देते हैं। इनिशियल का मतलब है कि वो सोचते हैं सीता पहले थी कितनी, में सीता से कंपेयर थोड़ा ना कर रहे हैं हम, सीता का कंपेरिजन ए से हो रहा है। ये क्वेश्चन आप समझिए, सीता का कंपेरिजन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो इसलिए ए को नीचे लिखेंगे। आप वैल्यू कट करके देखें तो आपका 60% ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर जो थोड़ा सा आधा अधूरा प्रिपेयर करके जाते हैं अपने एंट्रेंस में, वो डायरेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है 150% मोर देन है, तो जाहिर सी बात है 150% कम होगी। सॉल्यूशन करके और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जामुन का पेड़ है उसके नीचे बैठ के अपनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि मैंने कर लिया, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। इसलिए सही करके समझे, ये वो क्वेश्चन है जो आपको रैंक बनाएंगे, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन या एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है वो आप क्या सभी करके आएंगे, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की है। तो आप ऐसे ये जो सर बात कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन, अब इसमें बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पर। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, और भी क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ लगता है फॉर्मूला। अभी तो सर ने एक सैलरी को लेकर किया, एज को लेकर हो सकता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ हो सकता है, फिर एक क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखेंगे सिस्टमेटिक, और शॉर्ट ट्रिक में सबको करेंगे, जितने क्वेश्चन उनको लिखकर शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा सभी के? हाँ, अब्दुल्ला रैयान समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जब कभी भी आपको किसी ए की सैलरी अगर इंक्रीज हो, अब ट्रिक पा लेंगे, किसी ए की सैलरी ज्यादा हो बी के मुकाबले में, x% ज्यादा हो, कितनी x% ज्यादा हो, तो बी की कितनी परसेंट कम होगी ए के। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट करना ए परसेंटेज यानी डिक्रीज है ना, ए कम ही होगा, डिक्रीज इक्वल होगा x अपॉन x प्लस का, सॉरी 100 प्लस का x इंटू 100। किसी समझ में आ रही बात? डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा देना जब कभी ऐसा हो। अगर आपकी ये जैसे ये यहाँ रामेश कह रहा है, एक जैसे हमने यहाँ बोला कि 150% रामेश जो है वो ज्यादा है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बोलते कि रामेश 150% कम है, तो फिर सीता कितनी ज्यादा है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते, तब हम, क्योंकि ए की बात चल रही है। अब इसमें ए भी छोड़ दीजिए, अब इसके हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक है। अगर ए 20% ज्यादा है, x% ज्यादा है, तो बी जो होगा
बी जो होगा वो x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100 इतना जो है वो कम होगा। क्लियर स्टूडेंट? अगर बी को यहाँ पर कम करते हैं तो ए ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे बेटा? ज्यादा के लिए इंक्रीज के लिए x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। क्लियर बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। रामेश जो है वो 150% ज्यादा है ना, ज्यादा सैलरी है उसकी, तो सीता की कितनी कम है? तो कम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सीता डिक्रीज है ना, सीता की कम। आइडिया थोड़ा दे रहा हूँ, डिक्रीज का मतलब कम। सीता की कितनी परसेंट कम है? कम का फॉर्मूला x अपॉन 100 प्लस का x इंटू 100। तो x कितना हुआ बेटा? 150 अपॉन, और ये 150 कितना? 250 है ना, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है वो भाई, वही तो परसेंटेज है। आप सॉल्यूशन कीजिए। 60%। क्लियर बेटा? इट्स ओके, समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन करके बताते हैं कुछ, ठीक है? बात करते हैं हम ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके क्वेश्चन को हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अभी आपसे बात की कि अगर किसी की सैलरी जो है वो 150% मोर देन है सीता के, तो सीता की कितनी कम है, ये आपको क्वेश्चन करके भी दिखा दिया और शॉर्ट ट्रिक फॉलो करके भी दिखा दी। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अगर इसके अलावा एज के मैटर हो, जैसे हम कहें किसी की उम्र जो है वो 10% ज्यादा है, ए की उम्र 10% ज्यादा है बी के, तो बी की उम्र कितनी परसेंट कम होगी? यू हैव टू यूज फॉर्मूला। क्लियर बेटा? इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि ये लेंथ एंड विड्थ से रिलेटेड चीजें भी आता है। जैसे आपको मैं कहूं कि एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप यहां देखें थोड़ा सा, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 3 है, क्लियर स्टूडेंट, और विड्थ कितनी है? 2 है। तो इसका ओवरऑल एरिया अगर हम देखें तो 6 यूनिट स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं आएगा? एल इंटू बी, सब जानते हैं, ठीक है? एल इंटू बी, एरिया इक्वल कितना होगा? एल इंटू बी, 6 यूनिट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप लेंथ को ऐसा इंक्रीज कीजिए, लेंथ को ऐसा इंक्रीज कीजिए और विड्थ को ऐसा डिक्रीज कीजिए कि एरिया हमारा क्या रहे बेटा? कांस्टेंट रहे, तो हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से समझाते हैं आपको। लेंथ आपने 6 कर दी और विड्थ आपने 1 कर दी, तब भी हम एरिया अगर हम देखें, एरिया हम देखें तो 6 इंटू 1 अभी भी 6 यूनिट स्क्वायर है। कहने का मतलब सर का ये है कि लेंथ को इंक्रीज करने पर और विड्थ को जाहिर सी बात है डिक्रीज करेंगे तभी एरिया हमारा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? कांस्टेंट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एरिया किसी चीज के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से एरिया पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं कांस्टेंट एरिया। खैर, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि अगर लेंथ को हम 20% अगर इंक्रीज कर दें तो विड्थ को हम कितना परसेंट डिक्रीज करें कि एरिया हमारा कांस्टेंट रहे? यू हैव टू यूज सेम फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? बट मैंने यहाँ जो एग्जांपल आपको दिया है वो परसेंटेज से नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज की है आपको समझाने के लिए कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अगर किसी लेंथ को हमने 20% इंक्रीज किया और फिर 10% डिक्रीज किया तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। क्लियर? सिर्फ ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? पहले तो आपने कांस्टेंट समझ लिया, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां हमें किसी एरिया को चेंज नहीं करना है, सिर्फ लेंथ को अगर बढ़ाना है और विड्थ को फिर कम करना पड़ेगा, या विड्थ को बढ़ाना है तो लेंथ को कम करना पड़ेगा, तभी तो पॉसिबल होगा एरिया, तभी तो एरिया कांस्टेंट होगा। तो जब कभी ऐसा हो क्वेश्चन में, जब कभी ऐसा क्वेश्चन में हो तो आप वो उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। एक रेक्टेंगल है, उसकी 20%, एक रेक्टेंगल एल है और उसकी बी क्या है? विड्थ है। इसकी लेंथ, अगर लेंथ को हमने 20% इंक्रीज किया तो विड्थ को हम कितना परसेंट डिक्रीज करें कि हमारा एरिया कांस्टेंट रहे? आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे कि हमारे एरिया पर कोई भी चेंज नहीं दिखे, हमें कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा एरिया बढ़े, तो हमें एक चीज को कम करना पड़ेगी। जैसे यहाँ देखिए, लेंथ हमने बढ़ाई तो विड्थ को कम किया, और फिगर बनाने में बड़ी वो उसकी ज्यादा लग रही है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इधर 2 थी तो कम, उधर सर ने 1 कर दी तो कम है, उसमें मत जाना, ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाना, फिगर पे मत जाना कि वो बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट? तो आपने देखा कांस्टेंट का मतलब ये होता है, तो हमें लेंथ अगर बढ़ाना है किसी की तो हमें विड्थ कम करना पड़ेगी। अगर लेंथ हम परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं तो विड्थ भी हमें परसेंटेज में कम करना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि लेंथ को 20% बढ़ाने पर
विड्थ को भी 20% बढ़ाने पर, तो ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक वाला यहाँ यूज नहीं होता, फिर कोई और यूज होता है जिसपे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? इसकी कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन बात चल रही, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। इससे अभी जो पिछला क्वेश्चन था 150% मोर देन, उससे समझाया था सर ने, सेम वहां इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें कम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, बी को कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे हम, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, 20 और अपॉन 120 है ना, 100। क्लियर बेटा? 100 प्लस एक्स यानी 20, वैल्यू कट करेंगे। क्लियर बेटा? 50 अपॉन 3%, आप इसको कर लीजिए, तो आपका अपना काम है। ठीक है बेटा, सही है? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि 20% डिक्रीज करते हैं हम लेंथ को, तो बिट को कितना इंक्रीज करेंगे, देन वी हैव टू यूज 100 माइनस का एक्स। अच्छा, अभी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज की बात चल रही है, अब बिट की भी बात कर लेते हैं। हम कहें कि विड्थ को हम अगर 10% बढ़ा दें तो लेंथ को कितना करेंगे, तो लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ को कितना बढ़ाएं, 4 क्वेश्चन बनते हैं इस पर कि विड्थ को हम कितना बढ़ाएं, विड्थ को 20% बढ़ाने पर लेंथ कितना परसेंट कम होगी, तो आप कम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लेंथ लिखेंगे यहाँ पर, तो हम कम का ये 100 प्लस एक्स करेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? क्लियर? इट्स ओके? कोई कंफ्यूजन किसी को? विड्थ का करके दिखा दूं अगर आपको लगे। विड्थ को अगर हमने 20% इंक्रीज किया तो लेंथ को हमने कितना परसेंट, बात करते हैं अगर विड्थ को हमने 20% इंक्रीज किया, तो ये श्योर है कि हमें जाहिर सी बात है एरिया अनचेंज करना है, चेंज नहीं करना है, एरिया कांस्टेंट रखना है, तो हमें लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। देन वी हैव टू यूज फॉर्मूला लेंथ परसेंटेज डिक्रीज इक्वल कितना होगा, एक्स अपॉन 100 प्लस का एक्स इंटू 100। क्लियर बेटा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम विड्थ को कम कर देते हैं 20%, तो लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 100 माइनस का एक्स। क्लियर बेटा? इंटू 100। क्लियर? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक एप्लीकेशन और है जहां भी इस तरीके का दिखेगा आपको करना है। एक क्लास लास्ट है, इसके बाद अगर कुछ और सामने आता है उसको भी जिक्र करेंगे, बट आपको एक आइडिया हो गया होगा 3 एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लास्ट जो है, जब हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर शुगर के रेट जो है वो, चीनी के रेट अगर 20% बढ़ जाए, ठीक है, तो हमारा जो कंजम्पशन है, हमें कितना परसेंट कम करना चाहिए जो हमारा बजट सेम रहे। क्या रहे? बजट सेम रहे। जैसे आप चीनी पर आप 200 रुपए महीने के खर्च करते हो एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है, अगर रेट बढ़ के 250 हो जाते हैं, तो आप 200 बनाए रखने के लिए परसेंटेज कम करेंगे, चीनी को कम परसेंटेज में खाना शुरू करेंगे। तो वहां पर भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कैसे? अगर चीनी का रेट 20% इंक्रीज हो जाता है, शुगर का रेट 20% इंक्रीज हो जाता है, तो आपके कंजम्पशन में यानी खाने पीने में कितना परसेंट कम करेंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? जिससे आपका बजट सेम रहे। सेम फॉर्मूला समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैसे 20% अगर इंक्रीज हो जाते हैं शुगर के रेट, तो कंजम्पशन हमारा कितना कम करना चाहिए हमको जिससे हमारा बजट सेम रहे, यानी 200 के 200 ही रहे, तो हम चीनी को क्या करेंगे, कम खाएंगे, लेकिन कितना परसेंट कम करेंगे, तो कम करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन 100 प्लस का एक्स इंटू 100। अगर रेट कम हो जाते हैं, बजट वही रखना है, तो चीज को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 100 माइनस का एक्स करना है। इन 3 एग्जाम्पल से सर ने कोशिश की है कि आप इस तरीके की ट्रिक को कहाँ फॉलो करेंगे और कैसे करेंगे, टाइम बचाने के लिए आपको करना है। क्लियर स्टूडेंट? और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सभी को करना है और टाइम बचाना है। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। गुड लक।